गरीब काली लड़की की जादुई क्रीम। बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ गांव में नायरा नाम की एक सांवली लड़की अपनी माँ बिमला के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। नायरा गांव के ही स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी ताकि वो अपने घर का गुजारा कर सके। लेकिन समय के साथ साथ गांव के सभी बच्चे शहरों के स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में गांव का सरकारी स्कूल बंद होने लगता है और इस वजह से नायरा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। और एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, माँ, अभी तो जैसे तैसे करके मैं स्कूल के सहारे अपने घर का गुजारा चला रही थी, लेकिन अब तो धीरे धीरे गांव के सभी सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। अब भला मैं अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगी? मेरे पास तो कोई दूसरा काम भी नहीं है। नायरा बेटा, मैं तेरी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन तू हिम्मत मत हार। तुमने जैसे अभी तक इस घर के सभी जिम्मेदारियों को निभाया है, यहाँ तक कि अपने पिताजी के जाने के बाद तुमने ही मुझे भी संभाला है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है तुम आगे भी सब कुछ अच्छा ही करोगी। ये सब तो ठीक है माँ, लेकिन हमें फिलहाल अभी घर में राशन भरवाने के बारे में सोचना चाहिए, पर मेरे पास तो अभी एक भी पैसा नहीं है माँ। कोई बात नहीं बेटा, तू ऐसा कर, तू जंगल जाकर कुछ फल और सब्जियाँ तोड़ ला, हम उसी को खाकर जब तक अपना गुजारा कर लेंगे। अपनी माँ की ये बात सुनकर नायरा जंगल की तरफ फल और सब्जियाँ लेने चली जाती है। जब नायरा जंगल से फल और सब्जियाँ लेकर वापस आ रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक क्रीम पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर नायरा कहती है, अरे वाह, ये क्रीम तो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है और इसकी खुशबू भी कितनी अच्छी लग रही है। पर पता नहीं ये क्रीम कौन यहाँ पर छोड़कर चला गया? भला इतनी सुंदर क्रीम कोई ऐसे कैसे फेंक सकता है? और मैं तो इतनी महंगी क्रीम खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। चलो, मैं ये क्रीम ले जाकर माँ को दिखाती हूँ, माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। इतना कहकर नायरा वो क्रीम लेकर अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को उस क्रीम के बारे में सारी बातें बता देती है, जिसके बाद उसकी माँ कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, तू ऐसा कर, तू एक बार इस क्रीम को लगा कर तो देख, शायद इस क्रीम को लगाने से तेरे इस सांवले चेहरे पर थोड़ी सी चमक आ जाए। आपने बिल्कुल सही कहा माँ, मैं अभी इस क्रीम को लगा कर देखती हूँ। इतना कहकर नायरा जैसे ही उस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाती है, वैसे ही उसका चेहरा दूध की तरह गोरा हो जाता है और वो परियों की तरह खूबसूरत दिखने लगती है। ये देखकर नायरा और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद नायरा कहती है, सच में माँ, ये क्रीम तो बिल्कुल जादुई क्रीम है, इसे लगाते ही मेरा चेहरा कितना गोरा हो गया और मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था मैं कभी इतनी खूबसूरत भी दिख सकती हूँ। तूने बिल्कुल सही कहा बेटी, ये क्रीम तो सच में जादुई है। काश हमारे पास ऐसे और भी क्रीम होते तो हम इसे बेचकर और भी लोगों की मदद कर सकते थे। बिमला के इतना कहते ही वहाँ पर ढेर सारी क्रीमों की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे माँ, ये सब क्या हो रहा है और इतनी सारी क्रीम कहाँ से आ रही है और भला हम इतनी सारी क्रीमों का क्या करेंगे? अरे बेटी, तू भूल गई, हम इन क्रीमों को बाजार में ले जाकर बेचेंगे और अपने घर का गुजारा चलाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा माँ, अब हमें काम ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अपना खुद का काम शुरू करेंगे और लोगों को कम रेट पर ये जादुई क्रीम बेचकर उनकी मदद करेंगे। इतना कहकर नायरा और उसकी माँ बाजार में क्रीम बेचना शुरू कर देती है और उनके पास इतने सुंदर सुंदर क्रीम देखकर गांव की सभी औरतें उनसे क्रीम खरीदने के लिए उनके पास आने लगती है
और कम रेट पर उनसे वो क्रीम खरीद कर ले जाती है। ऐसे ही कम रेट पर क्रीम बेचने की वजह से आस पड़ोस के गांव के लोग भी बिमला से ही क्रीम खरीदने के लिए आया करते थे, जिससे बिमला की धीरे धीरे अच्छी खासी कमाई होने लगती है और उसकी क्रीम की चर्चा दूर गांव-गांव तक होने लगती है। जिसके बाद कुछ ही दिनों में बिमला और नायरा मिलकर अपने लिए एक सुंदर सा घर बनवाते हैं, जिसमें उनकी जरूरत की सारी चीजें मौजूद होती है और वक्त के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी पूरी तरीके से बदल जाती है। और आज पड़ोस के लोग ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी एक दिन बिमला की पड़ोसन मालती उनके घर आती है और उनसे कहती है, अरे क्या बात है बिमला, तेरा तो कुछ दिनों में पूरा रंग रूप ही बदल गया और गांव वाले सोच रहे हैं कि तुम दोनों माँ बेटी की कोई लॉटरी लग गई है, जिससे तुम दोनों माँ बेटी कुछ दिनों में ही इतनी ज्यादा बदल गई हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है और तुम देखना एक दिन हम दोनों माँ बेटी इससे भी ज्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन एक पड़ोसन होने के नाते मुझे भी तो बता दे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिससे तुम दोनों इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर रही हो। और इस तरह बिमला मालती की बातों में आकर उसे जादुई क्रीम के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसके बाद मालती के मन में लालच आ जाता है और वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। जिसके बाद बिमला उससे कहती है, मालती, मैंने तुझे जादुई क्रीम के बारे में बस इसलिए बताया है कि तू मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त और मेरी पड़ोसन है, लेकिन तुम इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। बिमला की ये बात सुनकर मालती उससे कहती है, अरे वाह बिमला, तेरी बेटी तो बहुत ही किस्मत वाली है जो उसे जंगल में यह जादुई क्रीम मिल गई, वरना जंगल में तो हम भी रोज ही जाते हैं, लेकिन हमें तो आज तक कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली। लेकिन कोई बात नहीं, शायद भगवान ने तुम्हें ये जादुई क्रीम किसी खास मकसद से दी होगी। इतना कहकर मालती उस समय तो चुपचाप अपने घर चली जाती है, लेकिन रात होते ही मालती चुपके से बिमला के घर में घुसकर उसकी जादुई क्रीम चुरा लेती है और घर आकर उस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाकर कहती है, हे जादुई क्रीम, मेरे इस पूरे घर को सोने और चांदी के घर में बदल दो ताकि पूरे गांव मेरे घर को देखता ही रह जाए। मालती की इस लालच भरी बातों को सुनकर वो जादुई क्रीम मालती के घर को सोने और चांदी के घर की जगह एक टूटी फूटी झोपड़ी में बदल देता है, जिसे देखकर मालती फूट फूट कर रोने लगती है। अरे हाय रे, ये क्या, मेरा सुंदर सा घर टूटी फूटी झोपड़ी में कैसे बदल गया? ये सभी जादुई क्रीम की वजह से हुआ। अभी ये क्रीम ले जाकर बिमला को वापस करके आती हूँ। इतना कहकर मालती वो क्रीम ले जाकर बिमला को वापस दे देती है और उसे सारी बातें बताती है। जिसके बाद बिमला कहती है, ये सब मेरी ही गलती है जो मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपनी जादुई क्रीम के बारे में सारी सच्चाई बता दी, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारे अंदर इस क्रीम को लेकर इतना लालच आ जाएगा और तुम इसका इतना गलत इस्तेमाल करोगी। लेकिन अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल चुकी है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। बिमला की ये बात सुनकर मालती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बिमला से हाथ जोड़कर माफी मांगती है, जिसके बाद बिमला उसे माफ कर देती है और फिर वो अपनी बेटी के साथ मिलकर एक हंसी खुशी जीवन जीने लगती है। स्वर्गवासी माने दिया जादुई घर। बहुत समय पहले की बात है, भीमापुर गांव में मदन नाम का एक आदमी अपनी दूसरी पत्नी शीतल और अपने 5 साल के बेटे सोनू के साथ रहा करता था। मदन ने शीतल से दूसरी शादी की थी क्योंकि मदन की पहली पत्नी अपने बेटे सोनू को जन्म देने के कुछ साल बाद ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, जिसकी वजह से मदन को अपने बेटे सोनू के पालन पोषण के लिए शीतल से दूसरी शादी करनी पड़ती है। और शीतल भी शुरू में तो मदन को बिल्कुल सगी माँ की तरह प्यार किया करती थी, लेकिन जब कुछ महीने बाद शीतल भी एक बेटे को जन्म देती है तो शीतल का सारा ध्यान सिर्फ अपने बेटे मुन्ना पर ही लगा रहता है। तभी एक दिन
शीतल की माँ उर्वशी उससे मिलने उसके घर आती है तो उससे कहती है, अरे कितना प्यारा है मेरा नाती, इसे किसी की नजर ना लगे। आपने बिल्कुल सही कहा माँ, मेरा मुन्ना है ही इतना प्यारा, इसे हर कोई बहुत प्यार करता है, खास करके इसका बड़ा भाई सोनू, वो तो इसका बहुत ख्याल रखता है माँ। ये तू क्या कह रही है बेटी, ये मत भूल कि सोनू तेरा सौतेला बेटा है और सौतेले कभी सगे नहीं होते। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, सोनू मुन्ना से बहुत प्यार करता है। अरे ये प्यार तो बस कुछ दिनों का दिखावा है, लेकिन जब एक बार ये दोनों बड़े हो जाएंगे ना, तो सोनू इस घर की सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लेगा। फिर तेरे बेटे मुन्ने को उसके आगे हाथ फैलाकर घूमना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात मान और उस सोनू के बच्चे को इस घर से बाहर निकालने की तरकीब सोच। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर शीतल के मन में भी सोनू के प्रति करवाहट पैदा हो जाती है, जिसके बाद से शीतल मुन्ना और सोनू के बीच भेदभाव शुरू कर देती है। तभी एक दिन जब दोनों भाई स्कूल जा रहे होते हैं, उसी समय शीतल मुन्ना से कहती है, अरे मुन्ना बेटा, स्कूल जाने से पहले ये एक गिलास दूध तो पीता जा। माँ मुझे भी एक गिलास दूध दे दीजिए, मुझे भी भूख लगी है। घर में दूध खत्म हो चुका है, इसलिए आज तुम ऐसे ही स्कूल चले जाओ। और हाँ, तुम बार बार यूँ मेरे बेटे के खाने पर नजर मत मारा करो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, अब जाओ यहाँ से। और इस तरह शीतल सोनू को बिना दूध दिए ही उसको स्कूल भेज देती है। और जहाँ सोनू एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करता था, वहीं शीतल अपने बेटे मुन्ना को गांव के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा करती थी, जहाँ गांव के सभी अमीर बच्चे पढ़ने जाया करते थे। और उन अमीर बच्चों को रोज रोज नई नई चीजें खरीदता देख मुन्ना भी घर आकर अपनी माँ से पैसे मांगने लगता है, और शीतल भी उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करती रहती है, जिसकी वजह से मुन्ना बहुत ही ज्यादा घमंडी और मतलबी किस्म का इंसान बन चुका था। और वहीं सोनू के स्कूल से आते ही शीतल उसे खेतों पर काम करने के लिए भेज दिया करती थी। सोनू, ये लो, मैंने इसमें 2 सूखी रोटी और अचार रख दिया है, तुम खेत में काम करने के बाद इसे खा लेना। और मुन्ना बेटा, तुम मेरे साथ आओ, आज मैंने तुम्हारी मनपसंद की मैगी और पास्ता बनाया है। और इस तरह बेचारा सोनू 2 सूखी रोटी लिए खेत पर चला जाता है और वहीं किसी पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए खाने लगता है। ऐसे ही समय के साथ साथ शीतल की नफरत सोनू के प्रति और भी बढ़ती जाती है, इसलिए वो सोनू का 10वीं के बाद स्कूल जाना ही बंद करवा देती है और उससे दिन भर बस खेतों में काम करवाया करती थी। और समय के साथ साथ अब दोनों ही बच्चे बड़े हो जाते हैं और शीतल सोनू की शादी गांव की एक गरीब सीधी सादी लड़की राधा से करवा देती है। और वही मुन्ना शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की लवली से लव मैरिज करके उसे घर ले आता है। लेकिन फिर भी शीतल अपनी बहू लवली को बहुत प्यार करती थी और उसे घर का कोई भी काम करने के लिए नहीं कहती थी। वहीं राधा से वो घर का सारा काम करवाया करती थी और बदले में वो उसे हमेशा ताने ही मारा करती थी। और वही मुन्ना के नखरे दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे और अब उसे जुए और शराब की लत भी लग गई थी, जिस वजह से वो हर रोज अपनी माँ से पैसे मांग कर ले जाया करता था। तभी एक दिन, निकल जाओ तुम दोनों हमारे घर से, अब तुम लोगों को इस घर में रहने की कोई जगह नहीं है। अरे एक तो हमारे घर में रहते हो, ऊपर से मेरे ही बेटे के पैसे पे नजर मारते हो। नहीं माँ, मैंने कभी भी मुन्ना की किसी भी चीज पर अपना हक नहीं जमाया। अरे ये तो मेरा छोटा भाई है, तो भला मैं इसके बारे में बुरा कैसे सोच सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि तुम मुन्ना के सौतेले भाई हो और सौतेले कभी सगे नहीं बन सकते, समझे? सोनू, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस घर से चले जाओ और जो तुम्हारे हिस्से में जंगल के किनारे वाली पुरानी झोपड़ी आई है, तुम उसी में जाकर रहो, इसी में हम सबकी भलाई है। अपने पिता की ये बात सुनकर सोनू आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी कुछ दूर चलने के बाद मदन उसके पास आता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर देना बच्चों, पर मैं मजबूर था।
क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो तुम अत्याचार बचपन से सहते आए हो कि अब वो सब तुम्हारी पत्नी को भी सहना पड़े। इसलिए बेटा तुम जाओ और हमारी पुश्तैनी झोपड़ी में जाकर रहो, जहाँ तुम्हारी माँ ने सबसे पहले कदम रखा था, और उस झोपड़ी से तुम्हारी ढेर सारी यादें भी जुड़ी हैं। इसलिए तुम्हें वहाँ पर कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ रहेगा। इतना सुनकर सोनू अपनी पत्नी राधा के साथ जंगल की ओर बढ़ने लगता है। चलते चलते उन्हें शाम हो जाती है और अब वे दोनों काफी थक भी चुके थे। तभी कुछ देर बाद उन्हें जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर राधा कहती है, सुनिए, क्या यही आपकी पुश्तैनी झोपड़ी है जो पिताजी बता रहे थे? शायद हो सकता है, क्योंकि मुझे भी उस झोपड़ी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो कोई बात नहीं ना, हम आज के लिए इस झोपड़ी में रुक जाते हैं। और वैसे भी शाम हो चुकी है और इस तरह जंगल में इधर उधर भटकना ठीक नहीं है। इतना बोलकर सोनू और राधा उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं और झोपड़ी की हालत देखकर सोनू को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है, पता नहीं माँ ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तो उन्हें हमेशा अपनी सगी माँ से भी ज्यादा सम्मान दिया था, और उन्होंने इसके बदले मुझे ये टूटी फूटी झोपड़ी दी है, जो न जाने कितने सालों से यह बंद पड़ी है। अब भला हम यहाँ कैसे रह पाएंगे? आप चिंता मत कीजिए जी, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रही बात इस झोपड़ी की, तो आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी इस झोपड़ी को पूरी तरह से साफ कर देती हूँ। इतना कहकर राधा उस झोपड़ी की सफाई करने लगती है और बिना कुछ खाए पिए ही वे लोग उस झोपड़ी में अपनी रात गुजारते हैं। और सुबह होते ही जब वे दोनों जंगल में खाने की तलाश करने के लिए जाते हैं और कुछ देर बाद जब हाथ में कुछ फल लिए वापस आते हैं, तो वे लोग अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी टूटी फूटी झोपड़ी एक राजमहल की तरह लग रही थी और उसमें बेशुमार सोने चांदी के पैसों का ढेर लगा होता है, जिसे देखकर राधा कहती है, हे भगवान, ये सब क्या है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? इतना सारा सोना चांदी और पैसे, मानो जैसे कोई राजमहल का दरबार हो। लेकिन ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सोनू के इतना कहते ही उसकी स्वर्गवासी माँ वहाँ पर प्रकट हो जाती है और कहती है, घबराओ मत बच्चों, ये सब तुम्हारी माँ और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है जो उन्होंने तुम लोगों को दिया है, क्योंकि तुम लोगों ने एक बार फिर से इस झोपड़ी को रहने लायक बनाया है और बिना शिकायत किए खुशी खुशी इस झोपड़ी में अपनी रात गुजारी है। इसलिए तुम लोगों का इस तरीके का त्याग देखकर हम लोगों ने अपना आशीर्वाद तुम्हें दिया है। इसलिए आज के बाद तुम लोगों को किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी और तुम लोग अपना जीवन हंसी खुशी बिता सकोगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, हमें आशीर्वाद देने के लिए। सोनू की बात सुनकर उसकी माँ वहाँ से खुशी खुशी गायब हो जाती है और अब सोनू के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए सोनू उन पैसों से अपनी माँ के नाम से एक वृद्ध आश्रम चलाता है, जहाँ गांव के सारे बेसहारे माँ बाप को रहने का सहारा मिलता है। तभी एक दिन जब सोनू अपनी पत्नी राधा के साथ वृद्धा आश्रम में जाता है, तो उसे एक बुजुर्ग माँ बाप के बारे में पता चलता है जो कि काफी ज्यादा परेशान होते हैं। इसलिए जब सोनू और उसकी पत्नी उनसे मिलने के लिए उनके कमरे में जाते हैं, तो सोनू उन्हें देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि शीतल और मदन होते हैं। माँ, पिताजी, आप यहाँ? लेकिन क्यों? मुझे माफ कर देना बच्चों, लेकिन शायद जो मैंने तुम लोगों के साथ किया, भगवान आज मुझे उसी की सजा दे रहे हैं। क्योंकि जिस दिन मैंने तुम लोगों को घर से बाहर निकाला था, उसके 2 दिन बाद ही मुन्ने ने धोखे से घर की सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली और हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ ना, इसलिए आज से आप लोग हमारे घर में रहेंगे। इतना बोलकर सोनू अपने माँ बाप को अपने घर ले जाता है और उनके साथ हंसी खुशी जीवन जीना
शुरू कर देता है। वहीं मुन्ना जुए में अपना सब कुछ हार जाता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी भी उसका साथ छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है और अब उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। सुगंधा को खाना खाने का बहुत शौक था। वो हर वक्त कुछ न कुछ खाते रहती थी। उसे जल्दी ही एक स्कूल में सरकारी टीचर की नौकरी लगी थी। वह स्कूल में अपने खाने पीने का एक अलग से थैला लेकर जाती थी। अरे सुगंधा, इस भारी भरकम थैले में क्या भरकर ले जा रही हो स्कूल? अरे कुछ नहीं भाभी, वो तो बस मेरे नाश्ते और लंच का कुछ सामान है। जब से स्कूल की नौकरी लगी है तब से मैं ठीक से खा ही नहीं पाती। अच्छा भाभी, अब मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे सुगंधा, अपना बैग तो लेती जाओ। थैंक यू भाभी, अगर मैं ये भूल जाती फिर तो मैं भूख से पागल ही हो जाती। रोज की तरह ही सुगंधा आज अपना थैला लेकर स्कूल पहुंचती है। सुगंधा को देखते ही स्कूल के बच्चे और दूसरे टीचर में कानाफूसी होने लगी। इंग्लिश के टीचर रमा ने सोनल मैडम को अपने पास बुलाया और कहा, क्या हुआ रमा मैडम? अरे सोनल, तुमने उस मोटी सुगंधा मैडम को देखा? आज फिर से झोला भरकर खाना लेकर आई है। हाँ यार, ये तो सारा दिन क्लास और कॉमन रूम में बैठकर खाती ही रहती है। पता नहीं ये बच्चों को क्या सिखाती पढ़ाती होगी, अपनी तरह खाना खाना सिखाती होगी। इधर सुगंधा अपने बैग लिए क्लास में पहुंचती है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। सुगंधा भी अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और बैठते ही अपने बैग में से पानी की बोतल और पराठे निकालती है। जल्दी जल्दी के चक्कर में तो नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिला, तो क्लासरूम में ही बैठे बैठे चाय और पराठे खाने लगती है। वो क्लासरूम में ही बैठे बैठे चाय और पराठे खाने लगती है। सभी बच्चे सुगंधा मैडम की तरफ देखने लगते हैं। सभी बच्चे ऐसे क्या देख रहे हो? चलो सभी बच्चे अपना नोटबुक निकालो और गाय पर निबंध लिखो। बच्चे अपना काम करने लगते हैं। तब तक सुगंधा अपना चाय और नाश्ता खा लेती है। थोड़ी देर के बाद, बच्चों को तो निबंध लिखने में भी टाइम लगेगा, तब तक फ्रूट खा लेती हूँ। सुगंधा अपने बैग में से कुछ फ्रूट निकालती है और खाने लगती है। तब तक बच्चों ने भी निबंध लिख लिया था। एक एक करके सभी बच्चे अपना कॉपी लेकर सुगंधा को दिखाने लगते हैं। सुगंधा बच्चों का कॉपी भी चेक करती और साथ में फ्रूट्स भी खाती है। फ्रूट तो खत्म हो गया, अब कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा है। चिप्स खा लेती हूँ। सुगंधा अपने बैग से चिप्स निकालती है और खाने लगती है। स्कूल के बच्चे सुगंधा को खाते हुए देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। सोनी, जरा सोच, अगर सुगंधा मैडम का किसी दिन पेट खराब हो गया तो क्या होगा? उस दिन मैडम टॉयलेट में भी बैठकर खाना खाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, सुगंधा मैडम का खाना छूट नहीं सकता। दोनों बच्चों को हंसते हुए मैडम देख लेती है। रानी और सोनी, तुम दोनों क्यों हंस रही हो? चलो अब तुम दोनों अपना कॉपी चेक कराओ। अगर सही से तुमने नहीं लिखा होगा ना, फिर देखना कल तुम दोनों को ही मेरे लिए अपने घर से खाना लाना पड़ेगा। रानी, सुगंधा मैडम की सजा भी कितनी आसान है ना। मैं तो मम्मी से बोलकर एक टिफिन और खाना ले आऊंगी। सुगंधा मैडम कॉपी चेक कर रही थी, तभी लंच हो जाता है। चलो सभी बच्चे अब खाना खा लो। सुगंधा अपना बैग लेकर कॉमन रूम में चली गई। वहाँ दूसरे टीचर भी अपना लंच लेकर खाना खा रहे थे। अरे सुगंधा, आज क्या लाई हो खाने में? आज तो मैं राजमा चावल लाई हूँ। सुगंधा जल्दी से अपना बैग में से 4 डब्बे बाहर निकालती है, जिसमें 2 डब्बे चावल और 2 डब्बे राजमा होता है। अरे ये 2-2 डब्बे, आज हम सबके लिए खाना तुम ही लेकर आई हो क्या? नहीं यार, ये सब डब्बे मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। सभी टीचर अपना लंच खत्म करके उठ जाते हैं, लेकिन सुगंधा मैडम खाते ही रह जाती है। सारा खाना खत्म करने के बाद वो अपना एक और डब्बा निकालती है और उसमें से 2 गुलाब जामुन निकालती है और वो खाती है। सुगंधा हर रोज इतना ही खाना खाती थी। वो रोजाना 5 तरह के फल खाती, साथ में नमकीन बिस्किट भी खाती है। एक दिन वो नाश्ते में 8 आलू के पराठे लेकर आई थी और सारे पराठे वो खुद ही खाई। इतना सब खाने के बाद भी सुगंधा का पेट नहीं भरा। स्कूल के बाहर खड़े ठेले वाले से छोले भटूरे तो कभी छोले कुलचे लेकर खाती थी। एक दिन की बात है,
रोज की तरह ही सुगंधा अपना खाने से भरा बैग लेकर स्कूल आती है और क्लास में आते ही, अरे आज तो मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं, बहुत जोरों की भूख लगी है। उसके बाद सुगंधा मैडम जल्दी से कटोरी भरकर नमकीन निकालती है और चाय के साथ खाने लगती है। नमकीन खाने के थोड़ी देर बाद ये पेट में गुड़गुड़ कैसी हो रही है। सुगंधा मैडम के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगी और उसे खट्टी खट्टी ढकारे भी आने लगी। थोड़ी देर के बाद सुगंधा को बहुत तेज पोटी का प्रेशर आने लगा। वह दौड़ी दौड़ी टॉयलेट की तरफ जाती है। दूसरे क्लास के टीचर और मैम भी सुगंधा को दौड़ते हुए देख लेते हैं। वो टॉयलेट में पोटी करने लगती है, तभी उसके पेट से बहुत तेज तेज आवाजें आने लगती है। अरे ये क्या, मुझे तो लूज मोशन हो गया। सुगंधा की पोटी करने का आवाज बाहर तक जा रही थी और वो दूसरे क्लास के बच्चे और टीचर को भी सुनाई दे रहा होता है। पूरी क्लास में बहुत गंदी बदबू फैल जाती है। इधर सुगंधा काफी देर तक टॉयलेट में बैठे पोटी करती रहती है। कल रात मैंने ढेर सारे छोले भटूरे खाए थे, लगता है उसी से मेरा पेट खराब हो गया। हे भगवान, मेरे पेट में तो बहुत तेज दर्द भी हो रहा है। काफी देर होने के बाद भी सुगंधा बाहर नहीं आई तो सफाई करने वाली शांति काकी उसे आवाज लगाती है। सुगंधा मैडम, कितना टाइम लगाइएगा? हमको सफाई करके घर भी जाना है। हाँ शांति, अभी निकलती हूँ। उसके बाद सुगंधा टॉयलेट के बाहर आती है और हाथ मुंह धोने के बाद क्लासरूम में जाती है। तभी एक स्टूडेंट आकर कहती है, मैडम आपने जो मुझे होमवर्क दिया था उसमें से मुझे कुछ पूछना है। वो मुझे मैथ के कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप बता दीजिए। तभी सुगंधा उसे बताने लगती है। तभी उसके पेट में फिर से तेज तेज गुड़गुड़ होने लगता है और उसे फिर से प्रेशर आ जाता है और वो दौड़ते हुए टॉयलेट की तरफ भागती है। लेकिन प्रेशर इतना तेज था कि बाहर ही उसका पोटी निकल गया। वो लूज मोशन करते हुए टॉयलेट पहुंची। उसने पूरा फ्लोर पोटी से गंदा कर दिया था। पूरा स्कूल पोटी की बदबू से परेशान हो गया। अरे छी छी, यहाँ तो किसी ने पोटी करी है। छी, जरूर ये पोटी सुगंधा मैडम ने ही की है, क्योंकि अभी अभी वही यहाँ से भागते हुए टॉयलेट में गई है। इधर सुगंधा को लूज मोशन होता है। वो जैसे ही उठकर हाथ धोने लगती, उसे फिर से पोटी आ जाती है और वो जोर जोर से आवाज कर कर के पोटी कर रही थी। बाहर सभी पोटी की बदबू से परेशान होकर क्लास छोड़कर बाहर खड़े हो जाते हैं। बात प्रिंसिपल मैडम तक पहुंच जाती है और वो अंदर जाकर देखती है तो गुस्सा होते हुए कहती है, ये किसकी करतूत है? किसने की है इतनी गंदी हरकत? और किसकी होगी? उसी भूखर मैडम की है जो पूरे दिन ठूसते रहती है। अब इतना खाएगी तो लूज मोशन तो होगा ही। अब इनकी वजह से पूरा स्कूल परेशान है। अब तो हम लोगों को यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुका जा रहा है। प्रिंसिपल मैडम ने शांति को बुलाकर पूरे स्कूल की सफाई करवाई। सुगंधा कहाँ है? मैडम जी, वो तो जब से टॉयलेट में ही बैठी है। जाओ और उसे बुला कर लाओ। शांति काकी उसे बुलाने जाती है, लेकिन वह देखती है कि सुगंधा वहीं टॉयलेट के फर्श पर बेहोश होकर गिरी हुई है। वो प्रिंसिपल मैडम को वहां बुलाती है और प्रिंसिपल मैडम स्कूल प्रशासन की मदद से सुगंधा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। देखिए, काफी ज्यादा लूज मोशन होने की वजह से इन्हें डिहाइड्रेशन हो गया है। मुझे जल्दी ही इन्हें ग्लूकोज चढ़ाना होगा। अस्पताल में भी सुगंधा को लूज मोशन होता ही जा रहा था। हॉस्पिटल के बेड और गद्दे भी सुगंधा की वजह से खराब हो गया था। कुछ देर इलाज के बाद सुगंधा का लूज मोशन सही हो गया और उसे होश आ गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने डॉक्टर, प्रिंसिपल मैडम, स्कूल के बच्चे खड़े थे। सुगंधा उन्हें देखकर बहुत शर्मिंदा हो गई। तभी डॉक्टर ने कहा, सुगंधा जी, आपको कुछ दिनों तक लिक्विड डाइट पे ही रहना होगा। उसके बाद भी अब आपको हल्का और सादा खाना ही खाना होगा, क्योंकि ओवर ईटिंग के वजह से आपके लीवर में सूजन आ गया है। डॉक्टर साहब, अब मैं बहुत ही कम खाना खाऊंगी। आज मेरी वजह से सबको बहुत परेशानी हुई है। हो सके तो आप सब मुझे माफ कर दें। ओवर ईटिंग की आदत की वजह से मैंने कभी बच्चों को सही से नहीं पढ़ाया, हमेशा सिर्फ अपने खाने पर ही ध्यान दी, जिस वजह से आज मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। मुझे आप सब माफ कर दीजिए।
आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत है। अब हमें उम्मीद है कि आप आगे से अपने खाने पीने का खास ध्यान रखोगी और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देगी, क्योंकि सेहत ज्यादा खाना खाने से नहीं बनती, इसीलिए उतना ही खाना चाहिए जितनी की जरूरत हो।